आज हम बात कर रहे हैं एक टीचर की कहानी की, लेकिन ये कहानी सिर्फ उनकी नहीं है। इसका असर भारत के लाखों मॉडर्न परिवारों पर पड़ता है। ये कहानी इस सवाल के बारे में है कि जब एक नियम एक माँ के अपने बच्चे के साथ रहने के अधिकार के आड़े आ जाता है तो क्या होता है। चलिए सुप्रीम कोर्ट की इसी एक लाइन से शुरुआत करते हैं। सुनने में ये बहुत सीधी सादी बात लगती है ना? लेकिन यही वो नींव है जिस पर ये पूरा केस लड़ा गया और जीता भी गया। ये सिर्फ छुट्टी की बात नहीं है, ये एक अधिकार है जो माँ होने की गरिमा से जुड़ा है। इस लाइन को याद रखिएगा, हम इस पर वापस आएंगे। और यहीं से इस कहानी का असली ड्रामा शुरू होता है। एक तरफ है सरकार का बनाया हुआ एक नियम और दूसरी तरफ है एक माँ का बुनियादी अधिकार। जब ये दोनों आमने सामने आते हैं तो किसकी जीत होती है? इसी सवाल का जवाब हम आज ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि ये पूरा सफर कैसा रहा। हम शुरू करेंगे उस माँ के अनुरोध से जिसे ठुकरा दिया गया था। फिर हम देखेंगे कि ये मामला अदालतों में कैसे ऊपर तक गया। और इसे समझने के लिए हमें भारत के संविधान और कुछ इंटरनेशनल कानूनों को भी देखना होगा, ताकि हम ये समझ सकें कि सुप्रीम कोर्ट अपने उस ऐतिहासिक फैसले तक कैसे पहुंचा और इसका हम सब पर क्या असर होता है। इस पूरी कहानी के सेंटर में है के उमा देवी, एक सरकारी स्कूल की टीचर जिनका मैटरनिटी लीव के लिए किया गया एक सिंपल सा आवेदन एक बहुत बड़ी कानूनी लड़ाई की वजह बन गया। अब इस केस को समझने के लिए उनकी जिंदगी की टाइमलाइन पर एक नज़र डालना बहुत ज़रूरी है। देखिए, उनकी पहली शादी से 2 बच्चे थे जो तलाक के बाद अपने पिता के साथ ही रहे। फिर कई साल बाद उन्होंने सरकारी नौकरी ज्वाइन की, दोबारा शादी की और अपनी नई जिंदगी शुरू करते हुए मैटरनिटी लीव के लिए अप्लाई किया। ये उनके लिए सिर्फ एक छुट्टी नहीं थी, ये एक नई शुरुआत थी। और ये है वो नियम जिसने सारा कंफ्यूजन पैदा किया। तमिलनाडु का एक रूल है जो कहता है कि मैटरनिटी लीव सिर्फ उन महिला कर्मचारियों को मिलेंगी जिनके 2 से कम जीवित बच्चे हों। अब अगर आप सिर्फ इन शब्दों को पढ़ें तो ये नियम बिल्कुल साफ लगता है, लेकिन असली मुश्किल इसी शब्दशाह मतलब में छिपी थी। तो हुआ ये कि राज्य सरकार ने इसी नियम का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि आपकी पहली शादी से 2 बच्चे पहले से हैं तो ये आपका तीसरा बच्चा है और नियम के हिसाब से तीसरे बच्चे के लिए छुट्टी नहीं मिल सकती। बस इसी तर्क पर उनका अनुरोध खारिज कर दिया गया और यहीं से कानूनी लड़ाई शुरू हुई। अब जब रिक्वेस्ट रिजेक्ट हो गई तो मामला गया कोर्ट में। और यहाँ कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि एक ही मामले पर 2 अदालतों ने बिल्कुल अलग अलग नजरिए पेश किए। ये देखना कमाल का है कि कैसे एक ही कानून को 2 जज बिल्कुल अलग अलग तरीके से देख सकते हैं। एक सिंगल जज ने नियम के मकसद को समझा कि इसका उद्देश्य एक माँ की मदद करना है, लेकिन जब मामला बड़ी बेंच के पास गया तो उन्होंने सिर्फ नियम के शब्दों को देखा और अनुरोध को खारिज कर दिया। यही वो कानूनी पहेली थी जिसे सुलझाने के लिए मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। तो अब जब मामला इतना पेचीदा हो गया तो इसे समझने के लिए हमें थोड़ा जूम आउट करना होगा। केस से बाहर निकलकर हमारे संविधान की तरफ देखना होगा कि वो इस बारे में क्या कहता है। सबसे पहले और सबसे जरूरी है आर्टिकल 21। इसे भारतीय संविधान की जान भी कहा जाता है। ये सिर्फ सांस लेने का अधिकार नहीं है, बल्कि सम्मान और गरिमा के साथ जीने का अधिकार है। और कोर्ट्स ने बार बार ये कहा है कि इस गरिमा में एक महिला का ये तय करने का अधिकार भी शामिल है कि वो अपना परिवार कब और कैसे बनाना चाहती है। ये इस पूरे केस की संवैधानिक नींव है। इसके बाद आता है आर्टिकल 42। ये सिर्फ एक सुझाव नहीं है, बल्कि सरकार को एक सीधा सीधा निर्देश है कि काम करने की जगह पर माहौल सही हो और खास तौर पर माताओं को जरूरी मदद दी जाए। इससे पता चलता है कि हमारे संविधान बनाने वालों के लिए ये मुद्दा कितना जरूरी था। और तीसरा स्तंभ है आर्टिकल 51, जो भारत को दुनिया से जोड़ता है। यह कहता है कि हमारे देश के कानून इंटरनेशनल लॉ और संधियों के साथ तालमेल में होने चाहिए। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि ये उमा देवी के केस को सिर्फ एक घरेलू मुद्दा नहीं, बल्कि एक ग्लोबल ह्यूमन राइट्स का मुद्दा बना देता है। तो जैसा कि आर्टिकल 51 कहता है, चलिए अब थोड़ा और जूम आउट करते हैं और देखते हैं कि दुनिया भर के कानून इस बारे में क्या कहते हैं। ये सिर्फ भारत की बात नहीं है। देखिए, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स से लेकर महिलाओं के अधिकारों पर सीडा कन्वेंशन तक, भारत इन सभी बड़े इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स का हिस्सा है। और इन सभी में एक बात कॉमन है कि माँ और बच्चे को स्पेशल देखभाल और सुरक्षा मिलनी ही चाहिए। ये कोई रियायत नहीं, बल्कि एक यूनिवर्सल ह्यूमन राइट है। और सीडाओ की ये लाइन तो बहुत ही पावरफुल है। ये सीधे सीधे एक महिला के प्रजनन की आज़ादी को मान्यता देती है।
इसका मतलब साफ है कि उमा देवी को ये फैसला लेने का अधिकार है कि वो अपनी दूसरी शादी में एक बच्चा चाहती हैं, और सरकार का कोई नियम इस बुनियादी अधिकार को छीन नहीं सकता। तो अब वापस आते हैं सुप्रीम कोर्ट में। कोर्ट ने इन सारी चीज़ों को, उमा देवी की पर्सनल कहानी, राज्य का नियम, संविधान और इंटरनेशनल लॉ, इन सब को एक साथ कैसे देखा और अपने फैसले तक कैसे पहुंची? यहाँ पर कोर्ट ने एक बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल किया, जिसे कहते हैं उद्देश्यपूर्ण व्याख्या। इसका मतलब ये है कि हमें कानून को एक मशीन की तरह नहीं पढ़ना चाहिए। हमें ये पूछना होगा कि ये कानून बनाया ही क्यों गया था, इसका असली मकसद क्या था। क्या इसका मकसद एक महिला को सजा देना था जो एक नया परिवार शुरू कर रही है, या इसका मकसद माँ और बच्चे की भलाई को सपोर्ट करना था? और ये है सुप्रीम कोर्ट का वो निर्णायक बयान। उन्होंने एक पुराने केस का हवाला देते हुए साफ साफ कहा कि पति के पहली शादी से हुए बच्चों की वजह से पत्नी को उसके अपने बच्चे के लिए मैटरनिटी लीव से मना नहीं किया जा सकता। ये आज के ज़माने के ब्लेंडेड फैमिलीज यानी मिश्रित परिवारों की हकीकत को स्वीकार करता है। और ये है वो ऐतिहासिक फैसला। ये सिर्फ एक केस का नतीजा नहीं है, ये कानून को देखने का एक नया, ज्यादा हमदर्द और ज्यादा समझदार नजरिया है जो समय के साथ चलता है। तो आखिर में फैसला बिल्कुल साफ था। कोर्ट ने राज्य सरकार के आदेश को रद्द कर दिया और कहा कि के उमा देवी को उनका मातृत्व अवकाश मिलना चाहिए। तो ठीक है, उमा देवी को न्याय मिल गया, लेकिन इस एक फैसले का इससे बड़ा मतलब क्या है? ये सिर्फ एक इंसान की कहानी क्यों नहीं है? ये इस पूरे मामले का निचोड़ है। कोर्ट ने एक बहुत ही खूबसूरत बैलेंस बनाया। उन्होंने कहा कि हाँ, जनसंख्या नियंत्रण एक जरूरी लक्ष्य है, लेकिन आप इस लक्ष्य को पाने के लिए एक माँ के अधिकारों को कुर्बान नहीं कर सकते। सरकार की जिम्मेदारी है कि वो दोनों के बीच तालमेल बिठाए, ना कि उन्हें एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करे। और ये फैसला हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। हमारा समाज बदल रहा है, परिवार की परिभाषा बदल रही है। तो सवाल ये है कि क्या हमारे कानून इन नई सच्चाइयों के साथ कदम से कदम मिला पा रहे हैं? कि उमा देवी का केस सिर्फ एक जीत नहीं है, ये एक इशारा है कि हमारे कानूनों को कागज पर लिखे शब्दों से ज्यादा इंसानी जिंदगी की हकीकत को समझना होगा। ये बातचीत अभी खत्म नहीं हुई है, असल में ये तो अभी शुरू हुई है।